स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेसेट क्लासेस। एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। आज हमने इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर ध्यान से समझेंगे बेटा। किसी भी काम को जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो आपके घर में कोई फंक्शन हो या स्कूल में कोई फंक्शन हो, आप उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने उसमें पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग में एक प्रोसेस फॉलो करते हैं कि हम काम को पहले ढूंढते हैं कि करना क्या है। लाइक आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसमें काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर काम एक एक्सपर्ट को दे देते हैं। अब वो जो काम है उसमें हर एक को उसकी ड्यूटी समझा दी जाती है थर्ड स्टेप में, जिसे हम असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज बोलते हैं। और फिर बताया जाता है कि किसने किसको रिपोर्ट करना है, जिससे पता लगता है कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। जब हमने काम डिसाइड कर लिया और छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब वो काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके होते हैं। अब वही होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो बेटा, फंक्शनल स्ट्रक्चर मैंने आपको उस दिन बताया था, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर ही था जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम को डिवाइड कर रहे हैं on the basis of functions to be performed, on the basis of functions to be performed, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसको हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे कि परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग। तो हमने हर एक काम को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? हमेशा परचेज का फंक्शन करेगा। सेल्स डिपार्टमेंट सेल का काम करेगा। तो जब हम काम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब हम काम को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, तो उसको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। अभी हम पहले आज फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे, और फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब होगा बेटा? ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होगा, ये एक नेटवर्क होगा जिसमें बताया जाएगा कि हर एक काम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पढ़ते हैं, देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इट कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क। ये क्या है? नेटवर्क है। किस चीज का? ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। देखो बेटा, यहां पे कोई सीनियर मैनेजर बैठा होगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, सीईओ, सीएफओ, यहाँ पे तो टॉप लेवल रहेंगे, यहाँ पे मिडिल लेवल होगा, हर एक के डिपार्टमेंट के मैनेजर, और नीचे हर एक के वर्कर्स होंगे, हर डिपार्टमेंट में वर्कर होंगे। तो वो क्या कह रहे हैं? ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें पता लगता है कि किसकी जॉब पोजीशन क्या है, कौन सबसे सीनियर जॉब पोजीशन पे है, कौन मिडिल जॉब पोजीशन पे है और कौन लोअर या सुपरवाइजरी लेवल पे है। इससे क्या पता लगता है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। समझ आ गई बात? इट कैन बी कॉल्ड एज अ फ्रेमवर्क। इट कैन बी कॉल्ड एज अ फ्रेमवर्क। हम इसे फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं, विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म, जिसमें सारे मैनेजर और ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। अब उसके बाद सबसे पहला आया फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? अभी बताया, जब हम काम को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म, यानी कि जब अब एक तरह का फंक्शन एक डिपार्टमेंट में रख दे, एक तरह का फंक्शन एक डिपार्टमेंट में रख दे, तो उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसा ही मीनिंग हमने पहले भी पढ़ा है, जिसको हमने बोला था डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन में क्या था? ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर। यहां भी तो वही हो रहा है। जब हम सारी एक्टिविटी एक तरह की एक डिपार्टमेंट में रख दे, वहां डिपार्टमेंटेशन बोला, और यहां क्या बोला उसे? फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्यों? ध्यान से समझना बेटा। हमने वहां पढ़ा था ये काम क्या करेगा? परचेज का, तो इसे क्या बोला था? डिपार्टमेंट बना दिया। ये प्रोडक्शन का काम करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये सेल का काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट। तो उसे बोला डिपार्टमेंटेशन, क्योंकि तब हम एक एक डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे। जब हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन सबको एक साथ बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी कि जो डिपार्टमेंटेशन है वो स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट है। समझ आ गई बात? तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर, ग्रुपिंग ऑफ
job of similar nature is known as functional structure. Organizing these function, कह रहे हर फंक्शन को अलग अलग ऑर्गेनाइज करना as a separate department creates a functional structure. जब सारे डिपार्टमेंट को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो हमारा जो बनता है that will be the functional structure. समझ आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. आगे चलते हैं, क्या लिखा है? एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. बेटा क्या फायदा होगा हमें काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का? सबसे पहला स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपना ही काम करेगा, बार बार करेगा, तो वो उस काम में स्पेशलाइज और एक्सपर्ट हो जाएगा. इसमें हमारा मोटिव यही होता है कि एक डिपार्टमेंट एक पर्सन को दे दिया, वो पर्सन कौन होगा? उस फील्ड का एक्सपर्ट, जो अपने नीचे सारे वर्कर को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए. देखो क्या लिखते हैं? when the activities are grouped according to the type of function, then all the activities are related to one type only. वहां पे जो काम होगा सारा एक ही तरीके का काम होगा. So the specialized and professional expert can be hired to supervise these activities. उन एक्टिविटीज को चलाने के लिए हम क्या करेंगे? एक एक्सपर्ट को हायर कर लेंगे. भैया परचेज डिपार्टमेंट पूरा आप संभालें. समझ आ गई बात? अब हमें सारे एक्सपर्ट नहीं रखने. जितने भी परचेज डिपार्टमेंट के वर्कर होंगे ये तो अनट्रेन्ड वर्कर होंगे. एक्सपर्ट कौन होगा? जो इनको मैनेज कर रहा है. तो हमें फायदा ये मिल जाता है कि वो एक्सपर्ट है ना, तो वो खुद ही काम कराएगा इनसे अच्छे तरीके से. क्लियर? ठीक है. This leads to efficiency and specialization. पहला फायदा हो गया हमारा. दूसरा फायदा easy supervision. सुपरवाइज करना यानी काम समझाना आसान हो जाएगा, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट वाले को किसको समझाना है? अपने परचेज के वर्कर्स को. देखो क्या लिखते हैं? The supervisor become familiar. कह रहे सुपरवाइजर को भी आसान हो जाएगा क्योंकि वो फेमिलियर हो चुका है, वो एक ही काम करा रहा है ना बार बार. He becomes familiar with the type of task to be performed because all tasks are related to one function only. उसे एक ही काम समझाना है बार बार, तो वो क्या हो जाएगा? उस काम को बहुत अच्छे से समझाएगा, इजीली सुपरवाइज कर पाएगा. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इजी कोऑर्डिनेशन. कह रहे हैं इनके बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन इजीली बन जाएगा. क्यों? क्योंकि परचेज मैनेजर को प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करना है, वर्कर को नहीं करना. तो कोऑर्डिनेशन बनाना इजी हो जाएगा, क्योंकि हर एक को पता है कि उसका काम क्या है, और एक मैनेजर को दूसरे मैनेजर से कोऑर्डिनेट करना है. सबने सबसे कोऑर्डिनेट नहीं करना. पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है? द डिपार्टमेंट फॉर्म्ड इन फंक्शनल स्ट्रक्चर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. Which means the activities of one department depends upon the activities of other department. इसीलिए उनका कोऑर्डिनेशन इजीली बन जाएगा. भाई परचेज वाला किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्शन वाले पे. प्रोडक्शन वाला जब कहेगा तभी परचेज करेगा. प्रोडक्शन वाला किस पे डिपेंड करेगा? सेल्स वाले पे. ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो सब एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे. नेक्स्ट, helps in increasing managerial efficiency. कह रहे हैं इससे मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि जो मैनेजर है वो एक ही तरह का फंक्शन बार बार परफॉर्म कर रहा है, तो वो उस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा. देखो क्या लिखते हैं? मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन which makes them specialize and improves their efficiency. उन्हें स्पेशलाइज बनाता है और उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करता है. लास्ट, इफेक्टिव ट्रेनिंग. इफेक्टिव ट्रेनिंग कैसे होगी बेटा? हर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होने वाली है. पता है कैसे? कि उसे जो ट्रेनिंग दी जाएगी ना, बार बार एक ही काम की दी जाएगी. परचेज वाला मैनेजर अपने वर्कर को बार बार परचेज की टेक्निक ही समझाएगा, सेल्स वाला सेल्स की टेक्निक ही समझाएगा, तो वो एक ही काम रोज सीखेंगे. तो क्या उनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली. बट इससे एक लिमिटेशन भी है जो आगे बढ़ेंगे, कि एक वर्कर को एक ही तरह का काम आएगा, वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. देखो क्या लिखते हैं? इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज more easy as they are trained in limited type of skills. That is, employees of production department are given training of production technique only. हम उन्हें किसकी टेक्निक की प्रोडक्शन ट्रेनिंग देने वाले? एक ही टेक्निक, चाहे वो प्रोडक्शन की हो चाहे वो सेल्स की. इन्होंने एग्जांपल दिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसकी देगा? प्रोडक्शन टेक्निक्स की. क्लियर? तो इसकी हमने 5 फायदे पढ़े. 5 फायदे पहले भी आपको करवाए थे कि आपके यहाँ पे जब काम को डिवाइड किया जाता है किसी फंक्शन में,
तो उससे फायदे क्या होते हैं? काम डिवाइड कौन करता है? मॉम। कौन डिवाइड करता है? मदर आपकी, क्योंकि पापा तो काम पे होंगे, तो मम्मी कहती है बेटा तू ये काम कराना, तुम ये कराना, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। तो काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के फायदे क्या होते हैं कि मम्मी बताती है कि कौन क्या काम करने वाला है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई हमने SHEQ। एडवांटेजेस क्या है? SHEQ। S stands for specialization, H stands for helps in increasing managerial efficiency, helps in increasing managerial मैनेज मम्मी कर रही है तो मम्मी की एफिशिएंसी बढ़ती है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। और 3 E है, इजी सुपरविजन, इजी कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। हो जाएगी यार। इसके कुछ नुकसान भी हैं। जब आपको काम मिलता है तो उसमें पैसे भी मिलेंगे, भाई ये चीज लेके आनी है, पैसे पकड़ो। जो बचते हैं वो कहाँ जाते हैं? वापसी तो होते नहीं। अब वो पैसे जेब में आ गए और एक इंसान को पता लग गया कि आपके पास पैसे बचे हैं, वो है आपकी सिस्टर। अच्छा, इसको भेजा था, इसके पास पैसे हैं, मुझे मिलते नहीं, तभी तो इसके सारे सामान आ जाते हैं, मेरा कुछ मिलता ही नहीं, मुझे भी पैसे दो। तो डिसएडवांटेजेस कौन क्रिएट करता है? आपकी सिस्टर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? दीदी को आजकल दी बोलने लगे, हर चीज की शॉर्ट फॉर्म है D4I। D4 है। एक बार स्टार्ट करते हैं, बाद में हेडिंग याद करेंगे। सबसे पहला D स्टैंड्स फॉर डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कैसे? देखो हमने काम डिवाइड किया, हर डिपार्टमेंट किसके गोल पे फोकस करने वाला है? अपने। वो कहेगा कि मैं ही हूं सब कुछ जो हूं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इग्नोर हो जाते हैं। देखो क्या लिखते हैं? द डिपार्टमेंट्स आर बिकमिंग स्पेशलाइज्ड इन देयर वे ओनली। वो अपने काम में एक्सपर्ट हो रहे हैं। दे आर फेल टू सी द प्रोस्पेक्ट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ऑब्जर्व कर पाते। दे फेल टू सी। अच्छा ये रिपीट हो गई। एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन नॉट बी अचीव। इस वजह से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाते। समझ आ गई? पहला डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। दूसरा डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। ध्यान से समझना बेटा, कंफ्यूज मत होना। बेनिफिट्स में लिखा था इजी कोऑर्डिनेशन, यहां लिख दिया डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। ऑपोजिट क्यों कर दिया? क्योंकि जब हम किस चीज के फायदे पढ़ते हैं तो फायदे देखते हैं, नुकसान देख रहे हैं तो नुकसान ही देखें। यहां पे ये नहीं कहा कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। यहां लिखा है कि अगर कोऑर्डिनेशन टूट गया तो आप रिजल्ट्स को अचीव, टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। देखो क्या लिखा है? व्हेन कोऑर्डिनेशन डिक्रीजेस इट रिजल्ट्स इन डिले ऑफ डिसीजन। काम समय से पूरा नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल हेड एटीट्यूड। देखो बेटा, हमने पढ़ा था कि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सेल्स वाले के पास ऑर्डर आया, उसने प्रोडक्शन वाले को बताया नहीं, तो ये बनाएगा नहीं, ये बनाना नहीं शुरू करेगा, ये इसे ऑर्डर। अब बाद में देखा, सेल इन्हें कहा कि भाई तूने बनाया क्यों नहीं, ऑर्डर लेट हो गया। किसको कहा? प्रोडक्शन। सर वो सेल वाले ने बताया नहीं। सेल वाले को भाई बताया क्यों नहीं जब तेरे पास ऑर्डर आया? सर मैंने नहीं बताया, ये भी तो पूछ सकता था। वो क्या है? सर मैं, ये मैनेजर है तो मैं भी तो मैनेजर ही हूं। एटीट्यूड आ गया किस चीज का? कि वो डिपार्टमेंट का हेड है तो मैं भी तो अपने डिपार्टमेंट का हेड हूं। इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल हेड एटीट्यूड। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है? द डिपार्टमेंटल हेड स्टार्ट थिंकिंग। कह रहे हर डिपार्टमेंट का हेड क्या सोचने लग जाता है? दैट देयर डिपार्टमेंट एज देयर फंक्शनल एम्पायर। कह रहे मेरे बिना तो तू कुछ है ही नहीं। सेल वाला कहता है मैं ऑर्डर नहीं लाऊंगा, तू क्या करेगा? प्रोडक्शन वाला कहता है तू ऑर्डर ले आ, मैं बनाऊंगा नहीं, तू क्या करेगा? ये कहेगा परचेज वाला, तू बनाएगा कहां से? मैं रॉ मटेरियल नहीं ला के दूंगा। तो सब अपने आप को समझने लगते हैं दैट देयर डिपार्टमेंट एज अ फंक्शनल एम्पायर एंड दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। इससे क्या होता है? उनके बीच में झगड़े हो जाते हैं और टारगेट अचीव नहीं हो पाता। समझ आ गई बात? नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। हर एक की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट गलत मैन्युफैक्चर होके गलत चला गया, हम किसी कहने वाले हैं? सेल वाले को कि भाई गलत क्यों बेचा? कहेगा सर मेरी क्या गलती है, इसने गलत दिया। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन वाले से पूछो उसने बेकार क्यों बनाया। प्रोडक्शन वाले से पूछा, वो क्या कहता है? सर परचेज वाले से पूछो, रॉ मटेरियल बेकार लेके आया था। परचेज वाले को हाँ भाई ठीक है सर, मेरे को ना कहो। फाइनेंस वाले से पूछो, उनने पैसे जितने दिए उतना ही आएगा माल। तो सारे डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं? वो कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं है। हर एक पर्सन अपनी बर्डन शिफ्ट करता है। देखो क्या लिखते हैं? व्हेन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर नॉट अचीव
then it becomes very difficult to make any one department accountable for this because all department are interrelated. क्योंकि सारे interrelated है, एक को आप responsible ठहराएं ऐसा possible नहीं है. Last point, इनफ्लेक्सिबिलिटी. इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मैंने आपको भी बताया था कि जब आप एक वर्कर को एक डिपार्टमेंट की नॉलेज दे देते हैं तो वो वर्कर अब दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसे दूसरे डिपार्टमेंट की नॉलेज ही नहीं है. देखो क्या लिखते हैं, एम्प्लॉइज गेट्स ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन ओनली, दैट इज द डिपार्टमेंट टू विच दे बिलोंग, सो दे कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट. तो आप उन्हें शिफ्ट नहीं कर सकते. क्लियर? तो 5 डिसएडवांटेज है D4I. जो 4 D हैं उसमें 2 तो डिफिकल्ट है, एक डिक्रीज और एक डिपार्टमेंटल हेड एटीट्यूड. डिफिकल्ट कौन कौन से? डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन और डिपार्टमेंटल हेड एटीट्यूड. और I से इनफ्लेक्सिबिलिटी. क्लियर जी. अब इसका है नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है सूटेबिलिटी. सूटेबिलिटी का मतलब क्या है बेटा कि ये स्ट्रक्चर कहां पे सूटेबल होता है? जहां पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो और जहां पे आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम किए जाते हैं? हमारे आप सबके फादर या आपका जो बिजनेस है उसमें आप देखते हैं क्या डिपार्टमेंट बनाए हैं हमने? नो, बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमें काम को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है. तो देखो क्या लिखते हैं, इट इज मोस्ट सुटेबल वेयर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड. अब इन्होंने देखो 4 डिपार्टमेंट बनाए हैं नीचे डायग्राम में. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मैनेजिंग डायरेक्टर रखा, मैनेजिंग डायरेक्टर ने 4 मैनेजर रखे, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज. प्रोडक्शन वाला क्या करता है? प्रोसेसिंग और क्वालिटी पे चेक करता है. मार्केटिंग वाला एडवर्टाइज करता है. फाइनेंस वाला पैसा अरेंज करता है और परचेज वाला सारी परचेज खरीदता भी है और उसे रिकॉर्ड भी करता है. अभी आज हम इतना ही करेंगे. जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए इतना ही. बाय बाय.